नमस्कार। मैं किंशुक शर्मा। आज इंडियन हिस्ट्री की जो सीरीज़ अपनी चल रही थी आधुनिक भारत में, यूरोपीय कंपनियों के मैं कम से कम 7-8 एपिसोड्स बनाकर अपलोड कर चुका हूं इस चैनल पर। वो डायरेक्ट ऑफलाइन जो क्लासेस होती हैं वाइट बोर्ड वाली, वो क्लासेस हैं, और ये जो क्लास है ये पूरी तौर पर पीडीएफ नोट्स की जो स्लाइड्स होती है उस पर बेस्ड है, जहाँ पर आपको नोट्स बिल्कुल क्लियर कट मिलेंगे। हमने हर कंपनी का एक सेपरेट एपिसोड या चैप्टर हमने पढ़ लिया था कि उन कंपनियों का भारत में आगमन किन हालातों में हुआ, किन राजनीतिक परिस्थितियों में हुआ, उस समय भारत का जो केंद्रीय मुगल ढांचा था और उनके अवशेषों पर जो नवीन राज्यों का उदय हुआ था, जो उथल पुथल मची हुई थी, जिस समय तक उन कंपनियों के भारत में पैर जम गए, तो फिर किस तरह से उन कंपनियों ने भारत में इस मुगलिया सल्तनत के पतन के पश्चात उत्पन्न राजनीतिक शून्यता को भरने का न केवल प्रयास किया बल्कि वे सफल भी हुए। ये यूरोपीय कंपनियां आई तो सिर्फ यहाँ पर व्यापार करने के लिए थी, और इतिहास के जब हम पन्ने पलटते हैं तो कई दबी हुई रहस्यमयी कहानियां हैं, और उन्हें जानना ही तो इतिहास का उद्देश्य है। इन्हीं में से आधुनिक भारतीय इतिहास में, या जिसे हम कहते हैं उत्तरवर्ती मुगल काल या लेटर मुगल पीरियड में, ये कहानी सबसे अधिक रोचक है कि किस प्रकार से चंद व्यापारी जो भारत में सिर्फ व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, कुछ दशकों में वो भारत की प्रमुख राजनीतिक सत्ता यहाँ बन गए। यद्यपि उनके मंसूबे यहाँ के लोगों को स्पष्ट हो चुके थे, यहाँ की राजनीतिक सत्ताओं को उन कंपनियों के मंसूबे क्लियर कट हो गए थे, लेकिन फिर भी वे उन्हें रोकने में नाकामयाब रहे, या वे प्रयासरत ही इनिशिएटिव ही नहीं ले पाए, इनिशियली नहीं ले पाए वो इस इसका। तो संभवतया मेरा जो अन्वेषण है, जो समझ है इतिहास के प्रति, वो ये इस तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचती है कि भारतीय समकालीन राजनीतिक परिस्थितियां इस कदर खोखली हो चुकी थी, परस्पर स्वार्थों, गुटबाजियों और विवादों में उलझ चुकी थी कि उन्हें एक आबद्ध सीमाबद्ध राष्ट्रीय अखंडता और उसका जो एक नैसर्गिक स्वाभिमान होता है, राष्ट्रीय जो गौरव होता है, उसकी भावना उस जमाने के राजाओं या सरदारों या सीमावर्ती इलाके के प्रदेशों को भी नहीं थी कि हमें और हमारे बाद आने वाली पीढ़ियों को कितना बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है यदि आज हमने इन व्यापारी कंपनियों के हानिकारक देश तोड़ो डिवाइड एंड रूल पॉलिसीज पर जब ये चल रही हैं, कोई यदि रोकने का प्रयास नहीं किया तो कितना गहरा खामियाजा हमें भुगतना पड़ सकता है। यही इस अध्याय का जो मोटा मोटा सार है। तो जो मैंने अब तक के अलग अलग एपिसोड्स आपको दिए थे, अब आज मैं इस एपिसोड में आप लोगों को देने जा रहा हूं कि इन यूरोपीय कंपनियों का एक कंपैरेटिव चार्ट क्या है सभी, क्योंकि जनरली ये जो कंपनियां हैं ये उलझन काफ़ी पैदा करती है जब आप लोग एक अच्छे लेवल की तैयारी करते हैं, चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो नेट का एग्ज़ाम हो, या आरपीएससी स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम हो। तो ये जो हमारा अध्याय है कि यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन हुआ है, यदि हम इसके एक भावना को यदि हम समझने का प्रयास करें तो देखिएगा, चंद अंग्रेज व्यापारी जो बड़े ही सहमे हुए भाव के साथ इस देश में 1608 ईस्वी में व्यापार करने के उद्देश्य से, खास बात है, आए थे ब्रिटिशर्स। यद्यपि यूरोपीय कंपनियों के आगमन का जो क्रम है भारत में वो है, सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके पश्चात डच आए, उसके पश्चात तीसरे नंबर पर अंग्रेज आए, फिर डैन आए, और फिर सबसे अंत में जो कंपनी यहाँ पर आई थी वो थी फ्रांसीसी। यद्यपि पुर्तगाली सबसे पहले आए, लेकिन भारत से जाने वाली जो विदेशी कंपनी थी सबसे बाद में वो भी पुर्तगाली ही थे। सबसे पहले पुर्तगाली आए, दूसरे नंबर पर डच, तीसरे नंबर पर अंग्रेज, चौथे नंबर पर डैन, और पांचवें नंबर पर आए फ्रांसीसी। लेकिन जो पहले नंबर पर आए वही सबसे एंड में भारत से 1961 में गोवा से गए, और वो कंपनी थी पुर्तगाली। तो ये कहते हैं कि चंद अंग्रेज व्यापारी जो बड़े ही सहमे हुए भाव के साथ
इस देश में 1608 ईस्वी में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। उन्होंने दुनिया की सबसे ताकतवर सत्ता और उनके नेता मुगल बादशाह औरंगजेब को पहली बार 1687 ईस्वी में 1687 ईस्वी में सीधी चुनौती देकर हिंदुस्तानियों को उनके ही मुल्क में अपनी मौजूदगी का दमदार एहसास कराया था। यद्यपि मुगलों ने औरंगजेब के नेतृत्व में उनको चींटियों की तरह मसल दिया, फिर भी फिरंगियों को एक चेतना तो मिल ही गई कि यदि समुद्र की दमदार घेराबंदी कर ली जाए तो वो दिन दूर नहीं होगा जब यह मुल्क यूनियन जैक यानी कि जो नेशनल फ्लैग है इन ब्रिटेन का के तले गुलाम होगा, और जल्द ही यहाँ के स्थानीय झगड़ों, तुच्छ स्वार्थों, भविष्य की राष्ट्रीय चेतना के अभाव ने उन्हें अर्थात ब्रिटिशर्स को हिंदुस्तान की बेशुमार दौलत लूटने का मौका देकर इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का मार्ग प्रशस्त कर दिया। तो ये तो है मेरे अपने शब्दों में इतिहास का इस अध्याय का जो सार है। अब हम देखते हैं इस इतिहास का जो ये अध्याय है इसका विषय और सारांश क्या है, असल में हमें पढ़ना क्या है। तो यदि उसी बात को मैं आगे बढ़ाऊं तो आप लोग यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा कि इस जो क्रम अभी हमने रीड आउट किया, हमने पढ़ा, उसके बाद की बात को मैं ले रहा हूँ कि ना केवल औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन हुआ था मैनचेस्टर इंग्लैंड में की क्रांति का मार्ग प्रशस्त कर दिया, बल्कि 23 जून 1757 ईस्वी के प्लासी के युद्ध में गद्दारों की वजह से हिंदुस्तान के सबसे निर्णायक युद्ध में जो जीत मिली, असल में प्लासी का युद्ध भारत के आधुनिक भारत की जो ब्रिटिश सत्ता की जो नींव डली उसकी एक आरंभिक चेतना थी, सबसे निर्णायक युद्धों में से एक था। और ये बात भी सही है कि ये कोई युद्ध नहीं था, ये असल में भारतीयों की, आधुनिक भारतीयों की गद्दारी की एक नवीनतम पहचान थी। सिराजुद्दौला के विरुद्ध मीर जाफ़र, घसीटी बेगम, कई लोगों ने, जिनमें नवाब भी थे, उसके अपने परिवार के स्वजन भी थे, उसके फौज के कमांडर भी थे, उन्होंने गद्दारी की थी रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिलकर। तो ये कोई युद्ध नहीं था, क्योंकि इसमें रॉबर्ट क्लाइव को या ब्रिटिशर्स ने बिना एक गोली चलाई हिंदुस्तान का निर्णय भाग्य बंगाल के अंदर प्लासी में लिख दिया। बिहार बंगाल में जो प्लासी का जो एक सीमावर्ती जो एरिया जहाँ पर ये युद्ध लड़ा गया था, तो जबकि प्लासी के युद्ध के नाम पर भारतीयों की अपने ही मुल्क के साथ गद्दारी से कुछ ज़्यादा नहीं था। प्लासी का बैटल, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव बिना एक गोली चलाए भारतीयों के विश्वासघात की वजह से विजय, मतलब युद्ध आरंभ होने से पहले ही विजेता घोषित किया जा चुका था। ये तो सिर्फ एक नाम की घोषणा बाकी थी जी की प्लासी के अंदर जीते कौन, ब्रिटिशर्स। तो आगे देखते हैं साम्राज्यवाद, और इस प्लासी युद्ध के पश्चात साम्राज्यवाद, राजनीति एवं राजस्व की लूट का जो नंगा नाच चला, फिर वो 1858 के गदर के बाद स्थायी हो गया। और फिर सदियों से जो दबा कुचला जो निम्न आम भारतीय वर्ग था, उसने फिरंगियों की गुलामी में रहने को अपनी नियति मान ली, क्योंकि शुरू से वो भी उनके ऊपर कोई फर्क नहीं था। दिल्ली या सेंट्रल जो ढांचा है उस पर वहाँ से शासन चला कौन रहा है, क्या वो मुगल हैं या वो तुर्क हैं, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। यही सबसे बड़ी समस्या थी जिसने हमेशा विदेशी आक्रमणकारियों को एक सॉफ्ट कॉर्नर दिया हिंदुस्तान के अंदर। तो जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कि सदियों से दबे कुचले भारतीयों ने फिरंगियों की गुलामी में रहने को, जबकि धनाढ्य संभ्रांत चाटुकार भारतीय गद्दार वर्ग ने इसे अपना भाग्योदय समझकर अंग्रेजों की महिमा मंडन करना अपनी नियति मान लिया। मतलब निम्न वर्ग की तो मजबूरी थी कि अब हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा किसको, अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए अंग्रेजों को। और जो भारत का जो भी तथा कथित जो धनाढ्य वर्ग था, राय बहादुर और इस तरह के जो बड़े बड़े जो फिर बड़े महान नेता बने भारत में आगे जाकर आज़ादी के बाद, तो उन लोगों को मालूम था कि यदि हमें अपनी किस्मत चमकानी है, अपनी चमक दमक, अपना खौफ या अपनी ग्लोरी वैभव बनाए रखना है, तो हमें साठ गांठ करके ही चलना। इसीलिए अंग्रेजों ने भारत को भारतीयों के सहयोग से भारतीयों पर शासन करने के लिए, लेकिन अंग्रेज ब्रिटेन के लिए जीता था, जो मेरा अपना अब तक का तार्किक परिणाम है। तो ये विदेशी कंपनियां भारत में आई थी, यद्यपि ये मुगलों के काल में इनका आना आरंभ हो गया था, राइट। इनका अपना एक सीक्वेंस है, इनका अपना एक क्रम है। उसे मैंने अभी जो कहा, बार बार कहा आपको कि इनका यदि मैं क्रम देखूं तो सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, पुर्तगालियों के बाद 1498 में उसके बाद डच आते हैं,
1583 ईस्वी में, 1583 में, 1680 ईस्वी में अंग्रेज आते हैं। अंग्रेजों के पश्चात फिर डैन आते हैं और फिर डैन के बाद फ्रांसीसी आते हैं। तो सबसे पहले डैन आए, मतलब अंग्रेजों के बाद फिर फ्रांसीसी आए। डैन 1616 ईस्वी में और फ्रांसीसी 1668 ईस्वी में। एक बार पुनः देख लीजिएगा इस क्रम को कि सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं 1498 ईस्वी में जब वास्को डी गामा आया था, फिर डच 1583 ईस्वी में, फिर अंग्रेज 1608 ईस्वी में, और उसके पश्चात फिर आते हैं डैन और फिर आते हैं फ्रांसीसी। लेकिन सबसे पहले जो आए वो हैं कौन? पुर्तगाली। और भारत से सबसे पहले आए भी यही और सबसे पहले हिंदुस्तान, सबसे बाद में हिंदुस्तान से निकले भी यही। पुर्तगालियों का सबसे अंतिम समय तक अपना एक अधिकार रहा था गोवा पर 1961 तक। अर्थात भारत में सबसे पहले जिन विदेशियों का पैर गिरा कंपनी के रूप में, ट्रेडर्स कंपनी, मर्चेंट कंपनी के रूप में, मैं एक पर्सनल, एक इंडिविजुअल जर्नी या यात्री के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, तो वो कंपनी थी सबसे पहले पुर्तगाली। ये आपने एक क्रम देखा। एक छोटी सी बात हम इस अध्याय को आरंभ करें उसके पहले आप लोग और समझ लीजिएगा। असल में भारत का खोजकर्ता किसको माना गया है? भारत का खोजकर्ता माना गया वास्को डी गामा या पुर्तगालियों को। पुर्तगाली था वास्को डी गामा, एंड इट इज़ वेरी शॉकिंग और बड़ा ही, मेरे लिए तो ये बड़ा ही अस्वीकार्य है। आप लोग सोचिएगा यार कि भारत की खोज की जा सकती है क्या? जो राष्ट्र सदियों से, आदि अनंत काल से यहाँ मौजूद है। अच्छा, इस देश में कुछ मिथक शुरू से स्थापित किए गए हैं कि फादर ऑफ द फलाना ढिमका, देश को आज़ाद इन्होंने करवाया, ये नहीं होते तो ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता। अरे सोच कर देखिएगा इन लोगों की पहचान क्या है। ये भारतवर्ष से है। विष्णु पुराण में स्पष्ट उल्लेख है, उत्तरम यत्र समुद्र से हिमादृश्यो दक्षिणम वर्षम तदम भारतम नाम भारती यत्र संतति योजना नाम सहस्त्राम तू द्वीपो अयम दक्षिणोत्तरात् पूर्व किराता यस्यन्ति पाश्चिम यवनास्यता। क्या बात करते हैं आप लोग? भारत की कोई पहचान को या कोई खोज कर सकता है क्या? आप सीधी सीधी बात करिए ना कि वास्को डी गामा ने पहली बार भारत में कदम कब रखा। लेकिन यही तो प्रॉब्लम है जिसे हम साम्यवादी या वामपंथी विचारधारा कहते हैं इतिहास लेखन की, जिसे हम कॉलोनियल या साम्राज्यवादी विचारधारा कहते हैं, जिसे हम ब्रिटिश स्कूल कहते हैं। ये लिखने की एक शैली है और इसी ने इस देश को सबसे अधिक दिग्भ्रमित कर रखा। आज भी आज की युवा पीढ़ी की, आज के अध्ययन की भी सबसे बड़ी समस्या यही है। और मेरी भी मजबूरी कि मुझे फिर कहीं ना कहीं इस बात को बोलना पड़ता है। हु डिस्कवर्ड द इंडिया कंप्लीटली, ये मेरे लिए तो मतलब बड़ा अजीब सा यूँ लगता है, इससे हम अपनी आत्मा को दबा कर बकवास कर रहे हैं। भारत की खोज एग्जामिनेशन की दृष्टिकोण से तो वास्को डी गामा मुझे करना पड़ेगा। बाकी वास्को डी गामा था क्या जो भारत की खोज करेगा? सोच कर देखिएगा। भारत में पहली बार वास्को डी गामा ने कदम रखा, आप कह सकते हैं 17 मई 1498 ईस्वी को। इस बात को याद रखिएगा। भारत की खोज करने क्या औकात है इन कबूतरों की? और ये हैं कौन इस तरह की कहने वाले कि जी हमने भारत की खोज करी? पुर्तगाल के लिए भारत पहली बार, आप ये कह सकते हो कंपनी के रूप में 1498। बट ठीक है, बाकी मुझे मेरे सेंटिमेंट्स पर कंट्रोल करना चाहिए। और लेकिन क्या करें साहब, कहीं ना कहीं तो किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर तो जो अपने मन के अंदर कहीं जो एक फीलिंग होती है वो निकल कर सामने आती है। तो भारत का जो खोज करता है वो आता है वास्को डी गामा। अच्छा याद रखिएगा, वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से भारत में आया था। इसकी वजह थी, इसने एक बड़ा लंबा रास्ता अपनाया था, क्योंकि जो तुर्की जो लोग थे उनका जो एक आसान रास्ता था रेड सी से होते हुए, रेड सी या लाल सागर से होते हुए, वहाँ पर तुर्कियों का पूरा एक आधिपत्य स्थापित हो चुका था और वो किसी भी अपने प्रभुत्वकारी क्षेत्र में किसी भी बाहरी शक्ति को दखल देना पसंद नहीं कर रहे थे। तो फिर मजबूरी में इन्हें, पुर्तगालियों को, एक नया रास्ता अपनाना पड़ा। पूरा साउथ अफ्रीका का जो तट था उसके चक्कर लगाते हुए ये जो साउथ अफ्रीका का जो निचला जमीनी जो सिरा था, जो समुद्र से लग रहा था, जिसे कैप ऑफ गुड होप या उत्तर आशा अंतरीप भी कहा गया, उसका चक्कर लगा के फिर ये हिंद महासागर के हिस्सा जो है, जिसे हम कहते हैं पश्चिमी हिस्सा, अरब सागर में प्रविष्ट हुआ था। भारत में 2 बार आया था, 1498 और 1502 ईस्वी में। और ये जहाँ पर उतरा वो कप्पक डाबू नामक बंदरगाह था। ये सबसे पहले केरल राज्य में, केरल जो मालाबार तट है, केरल आप जानते हैं, केरल या मालाबार तट भारत का दक्षिणी पश्चिमी समुद्र तट है, वहाँ पर ही आया था। तो दोबारा देखिएगा स्लाइड को, भारत का खोजकर्ता वास्को डी गामा या पुर्तगाली बोला गया है। अब मजबूरी है कि चाहे मेरी तथ्य पर आपत्ति हो, लेकिन जी परीक्षा के हिसाब से तो
हमें ये बकवास भी याद रखनी पड़ेगी। ये पहली बार आया था 17 मई 1498 ईस्वी को उत्तर आशा अंतरीप यानी कि केप ऑफ गुड होप। इस बात को और समझ लीजिएगा, मैं यहाँ पर क्लियर कर लेता हूँ। असल में आप यूँ देख लीजिएगा, ये है आपका इंडिया, राइट, और ये आपका गुजरात वाला एरिया, और ये आपका, तो ये जो एरिया ये आपका, ये पूरा का पूरा है आपका अरब सागर यानी कि अरेबियन सागर। पुर्तगाल जो है वो इस एरिया के ऊपर वाले हिस्से में है। ये दक्षिणी अफ्रीका है, ये पूरा का पूरा आपका साउथ अफ्रीका है। ये वाला जो एरिया है, ये नीचे वाला एरिया, ये पूरा का पूरा ये वाला एरिया स्पेशली, आप कलर में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि आपको और समझ में आ जाए। ये जो एरिया है ये वाला, ये एरिया था जिसको हमने कहा है कैप ऑफ गुड होप यानी कि उत्तर आशा अंतरीप, दक्षिणी अफ्रीका का अंतिम जमीनी दक्षिणी छोर। यहाँ से फिर ये एंटर हुए थे अरब सागर में, और फिर अरब सागर से होते हुए फिर ये पहुँचे थे, ये आपका एरिया है ये वाला मालाबार तट या केरल का तट। ये वाला जो एरिया, यहाँ पर जो कोचीन जहाँ के शासक की उपाधि थी उस ज़माने में जैमोरिन, ये उसके जो बंदरगाह था कप्पक डाबू, वहाँ पर इन लोगों का उतरना हुआ था। पहली बार भारत की जिस भूमि को उन्होंने देखा था या संपर्क किया था, कप्पक डाबू नामक बंदरगाह। तो ये पूरा इस एरिया का चक्कर लगाते हुए, और साउथ अफ्रीका का जो ये निचला जो एरिया, ये वाला जो एरिया है, इसको कहा गया है, आप देख लीजिए, ये कहा जा रहा है कैप ऑफ गुड होप यानी कि उत्तर आशा अंतरिप, राइट। दोबारा समझ लीजिएगा। तो हम समझ सकते हैं कि भारत का जो हमारे सामने एरिया आता है, 17 मई 1498 ईस्वी को पहली बार वास्को डी गामा जो पुर्तगाली था भारत में आया था। उत्तर आशांतरीप कैप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर ये अरब सागर में प्रविष्ट हुआ, और कोचीन केरल का जो एक बंदरगाह है कप्पक डाबू बंदरगाह, इस कप्पक डाबू बंदरगाह पर आपका उतरना हुआ था। याद रखिएगा, कप्पक डाबू नामक बंदरगाह पर आपका उतरना हुआ था। और यहाँ पर ये जिस अपने पथ प्रदर्शक की सहायता से आए थे वो थे, उस पथ प्रदर्शक का नाम मिलता है हमें अब्दुल मनीक। गुजराती पथ प्रदर्शक था, तो गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीक की सहायता से वास्को डिगामा नामक पुर्तगाली को केरल के कोचीन जो राज्य था उसके कप्पक डाबू बंदरगाह पर उतरा था। तो प्रश्न आ सकता है कि सबसे पहला जो हमें यात्री मिलता है एक, या सबसे पहला यूरोपीय व्यक्ति यात्री जो समुद्री मार्ग से भारत में आया था, समुद्री मार्ग से भारत में आने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री, वो हमें प्राप्त होता है वास्को डी गामा, जो कि पुर्तगाली था। इस बात को याद रखिएगा। भारत में सबसे पहले आने वाली जो व्यापारी कंपनी थी वो भी पुर्तगाली थी। 1498 में ये लोग यहाँ पर आ गए थे, जैसा कि हमने देख लिया है चार्ट के रूप में। और भारत से सबसे बाद में जाने वाले जो विदेशी थे वो भी पुर्तगाली थे। इनका जाना हुआ था 1961 में, कहाँ से, गोवा से। भारत में आने वाले यूरोपीय कंपनियों का कालक्रम क्या है हम लोग देख चुके हैं। सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, पुर्तगालियों के बाद डच आते हैं, डचों के बाद अंग्रेज आते हैं, और अंग्रेजों के बाद फिर डैन आते हैं, और डैन के बाद फिर फ्रांसीसी आते हैं। लेकिन सबसे पहले जो आए पुर्तगाली वो सबसे बाद में आते हैं। तो दोबारा देखिएगा, पुर्तगाली 1498 में आए, डच 1583 में आए, अंग्रेज 1608 में जहांगीर के काल में ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के प्रतिनिधि के तौर पर कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नामक समुद्री जहाज से सूरत में उतरा था। अंग्रेजों के बाद जो आगमन होता है वो आगमन होता है डैन का, सबसे अंत में आगमन होता है फ्रांसीसियों का। डैन 1616 ईस्वी में भारत में आए, और फ्रांसीसी 1668 ईस्वी में कहाँ पर आए थे, भारतवर्ष में आए थे। तो ये तो इनका एक कालक्रम है। जब भी आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो मेरे जो नोट्स होंगे, जो मैंने कोशिश करी है, जिस ढंग से मैंने इन नोट्स को डिज़ाइन किया है और आप लोगों को मैं जिस रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ, मेरा भरसक प्रयास यहाँ पर सिर्फ इतना सा है कि मैं आप लोगों को जब ये नोट्स लेकर आऊँ तो आपको न केवल ऑथेंटिक फैक्ट्स मिलें, बल्कि उनके पीछे की जो पूरी एक सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल जो पूरी एक स्टोरी जो होता है, जो लॉजिक होता है, वो भी आपको मिले। क्योंकि अब जो परीक्षाओं की जो एक दृष्टिकोण बदला है वो असल में तार्किक दृष्टिकोण है, एक दार्शनिक दृष्टिकोण है। प्रश्न कहीं ना कहीं लॉजिकल बेस्ड मल्टीपल चॉइस के रूप में वहाँ से आते हैं। अब हमें इन सभी यूरोपीय कंपनियों का एक कंपैरेटिव चार्ट देखना है, एक स्टडी देखनी है।
कि किस प्रकार से इनका भारत में कब आगमन हुआ, भारत के किस इलाके में सबसे पहले ये उतरे, इनको क्या क्या रियायतें प्राप्त हुई, इन्होंने पहली फैक्ट्रीज अपनी कहाँ खोली, इनके हेडक्वार्टर्स क्या, तमाम जितनी भी सरकमस्टेंसेस, जिन भी इनकी जो हैपनिंग्स, जिन भी परिस्थितियों सरकमस्टेंसेस में हुई, हमें अब इस चार्ट में आगे देखना है, जो असल में इस चैप्टर का मूल उद्देश्य भी है मेरा पढ़ाने का। देखिएगा 6 कॉलम आपके सामने, पहले कॉलम में विशेषताएं चलेंगी और शेष जो 5 कॉलम है उनमें कंपनियों की घटनाक्रम चलेंगे। पहली कंपनी जो आई वो पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डैन और फिर फ्रांसीसी। तो मैंने जो चार्ट बनाया वो भी उसी एक विशेष क्रम में है जिस क्रम में इन लोगों का यानी कि अंग्रेजों का भारत में आगमन हुआ था। सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं पुर्तगाली, फिर आप देख रहे हैं डच, फिर आप देख रहे हैं अंग्रेज और फिर आप देख रहे हैं डैन और उसके बाद आप लोग देख रहे हैं फ्रांसीसी। तो सबसे पहले यदि मैं इस चार्ट की बात करूं तो देखिएगा इन कंपनियों के नाम हमें क्या मिलते हैं। जो ये कंपनियां आई भारत में, इनके बड़े विशिष्ट नाम हैं। किस रूप में ये कंपनियों के नाम हमारे सामने आते हैं और हमें परेशान करते हैं। यदि मैं पुर्तगाली कंपनी की बात करूं तो बड़ी ध्यानपूर्वक अब आपको समझना होगा। एस्तादो पुर्तगीज द इंडिया, पुर्तगाली व्यापारी कंपनी का नाम मिलता है एस्तादो पुर्तगीज दी इंडिया। एक बार दोबारा मेरे साथ आप ढंग से, जहां पर भी आप लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, याद करिएगा। जितनी बार रिपीट करोगे उतनी बार ये चीज़ें याद होंगी। एस्तादो पुर्तगीज दी इंडिया, फिर समझिएगा, एस्तादो पुर्तगीज दी इंडिया इस कंपनी का, पुर्तगाली व्यापारी कंपनी का नाम हमें प्राप्त होता है। फाइन। जो दूसरी कंपनी है वो है डच कंपनी। इस कंपनी का नाम हमें मिलता है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। देखिएगा, और इसी कंपनी का जो दूसरा नाम जो ज़्यादा प्रचलित है डच भाषा में वो है VOC, वेरिंगी दे ऑस्ट इंडिशे कंपनी। देखिएगा, वेरिंगी दे ऑस्ट इंडिशे कंपनी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपको प्राप्त हो गया। वेरिंगे दे ऑस्ट इंडिशे कंपनी, ये हमें प्राप्त होता है किस कंपनी का नाम, ये हमें प्राप्त होता है डच कंपनी का नाम। तीसरी जो कंपनी है जिसका चर्चित नाम हमें मिलता है ईस्ट इंडिया कंपनी। याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक नाम, बड़ा चर्चित नाम हमें और मिलता है जिसको हमने कहा है जॉन कंपनी। ये इस बात को आप लोग और समझ लीजिएगा, जॉन कंपनी। प्रश्न आ सकता है, जॉन कंपनी जिसको बोला गया वो है ईस्ट इंडिया कंपनी। आपको ये भी याद रखना होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब स्थापित हुई तब ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं था। इस बात को याद रखिएगा। गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया, ये इसका मूल नाम था जो बाद में चेंज हुआ है, परिवर्तित हुआ है। लेकिन अब कई बार क्या होता है कि हमें उसी चीज़ को लेना पड़ता है जो एक फ्रेम में इस्टेब्लिश हो चुकी है, एक फैक्ट के रूप में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो हम जनरली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समझते हैं, लेकिन इसका मूल नाम अलग है। और ईस्ट इंडिया कंपनी कब नाम इस कंपनी का पड़ा है वो भी हम देख लेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी अकॉर्डिंग टू 1833 चार्टर एक्ट, 1833 के चार्टर एक्ट के अनुसार जो कंपनी थी, संयुक्त कंपनी थी, एक यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट, उस कंपनी को बोला गया था 1833 के चार्टर एक्ट के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का एक चर्चित नाम हमें और मिलता है, सामने स्क्रीन पर आपको मैंने लिख दिया है, जो है असल में जॉन कंपनी। और यदि बात की जाए फाइनल, डैन कंपनी को छोड़ दीजिए, यदि बात की जाए फ्रांसीसी कंपनी को तो नाम हमें मिलता है कंपनी देस इंडिसे ओरिएंटलेस, कंपनी देस इंडिसे ओरिएंटलेस। एक बार पुनः देखिएगा कि इन कंपनियों का नाम असल में हमें क्या क्या प्राप्त होता है, इस बात को देख लीजिएगा। राइट, यदि आप लोग ध्यानपूर्वक देखें कि हमें क्या क्या नाम प्राप्त हो रहा है तो आपको समझ में आएगा। बड़ा ही अच्छा सा मामला है। पुर्तगाली कंपनी समझिएगा, पुर्तगाली कंपनी का नाम हमें प्राप्त होता है एस्तादो पुर्तगीज दी इंडिया। एस्तादो पुर्तगीज दी इंडिया हमें प्राप्त होता है। ये किस कंपनी का नाम, हमें ये प्राप्त होता है पुर्तगाली कंपनी का नाम एस्तादो पुर्तगीज दी इंडिया। दूसरी जो कंपनी है वो है डच कंपनी। इस कंपनी का नाम हमें प्राप्त होता है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड और हॉलैंड। हॉलैंड, नीदरलैंड, डच एक ही। इसी कंपनी का हमें एक नाम और प्राप्त होता है और वो नाम है असल में VOC। VOC का मतलब है वेरिंगी, यहाँ पर आप एक डॉट लगा दीजिए, वेरिंगी दे ओस्ट इंडिशे कंपनी। याद रखिएगा,
वेरिंगे दे ऑस्ट इंडिशे कंपनी। जो तीसरी कंपनी ब्रिटिश कंपनी, इसका मूल नाम था, जिसकी स्थापना 31 दिसंबर 1599 1599 को, ये कई गाइड्स में, कई बड़े बड़े लेक्चरर्स या अच्छी पाठ्य पुस्तकों में, कई कोचिंग के नोट्स में ब्लंडर, मिस्टेक है, एरर है मेरे हिसाब से कि इसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई थी। सॉरी, ऑथेंटिसिटी नहीं है मेरे पास, आप इस बात पर निश्चिंत रहिए। अकॉर्डिंग टू NCERT क्लास 12 रिटन बाय बिपिन चंद्रा, और ये दिल्ली NCERT की बात कर रहा हूँ मैं, कोई रीजनल जो स्टेट की जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पुस्तकें होती हैं मैं उनका हवाला नहीं ले रहा हूँ। और पूरे जिसे कहते हैं अपने होश और हवास में मैं जानता हूँ कि आई एम टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फेल्योर और सक्सेस, यदि आप मुझ पर डिपेंड करते हैं इस ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो इस कंपनी की असल में स्थापना हुई थी 31 दिसंबर 31 दिसंबर 1599 को, जिसको हमने बोला है ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी का नाम, मूल नाम क्या था? गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया। याद रखिएगा, बाद में 1833 के चार्टर एक्ट के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को मतलब इस कंपनी को फिर ईस्ट इंडिया कंपनी बोला गया। और जो सबसे अंत में जो कंपनी आ रही है वो है फ्रांसीसी कंपनी देश इंडिसे ओरिएंटलेस। याद रखिएगा, कंपनी देश इंडिसे ओरिएंटलेस बोला गया है कौन सी कंपनी को? फ्रांसीसी कंपनी को। इस बात को समझ लिएगा। तो ये आपने पूरा एक क्रम यहाँ से लेकर यहाँ तक का देख लिया। पुर्तगाली कंपनी एस्तादो पुर्तगीज द इंडिया, डच कंपनी यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड VOC वेरिंगे दे ओस्ट इंडिशे कंपनी, तृतीय कंपनी इसको हमने चर्चित नाम जॉन कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बोला है। और सबसे पांचवी कंपनी, अंत में कंपनी देश इंडिसे ओरिएंटलेस फ्रेंच कंपनी। ये तो आपको एक नाम वाला हिस्सा प्राप्त हो गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, और ये नाम आपको बार बार परेशान करते हैं। सो प्लीज़ फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, आप इनको बेहद अच्छे ढंग से, क्योंकि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार है, निश्चिंत रहिएगा। हम स्टेप बाय स्टेप सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ रहे हैं, सरलता से जटिलता की तरफ बढ़ रहे हैं। हम एक साथ पूरे मैटर को यूं परोस नहीं रहे हैं जो आपके लिए बड़ा ही तकलीफ देह सिद्ध हो। अब हमें देखना है अगले सेक्शन में कि इन कंपनियों की फाउंडेशन, इन कंपनियों की स्थापना कब हुई। याद रखिएगा, डच कंपनी की स्थापना हुई थी 1602 में। डच कंपनी का नाम हमें क्या मिला था? आप लोग एक बार मैं बता दूं ऊपर से, ताकि जितनी बार आप लोग देखोगे आपको याद होगा। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड और हॉलैंड VOC वेरिंगे दे ओस्ट इंडिशे कंपनी, जिसकी स्थापना 1602 में हमें प्राप्त होती है। और जो ब्रिटिश कंपनी है जिसको हमने गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़ कहा है, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना फिर बोल रहा हूँ 31 दिसंबर 1599 ईस्वी को है। समस्या कहाँ होती है, भ्रम कहाँ होता है? क्योंकि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटिश महारानी के द्वारा इस कंपनी को पूर्वी देशों के साथ 15 वर्षों के लिए व्यापार करने का अधिकार दिया गया था। दिस इज नॉट द डे ऑफ द फाउंडेशन, ये फाउंडेशन डे नहीं है। फाउंडेशन हुआ है 31 दिसंबर 1599 को। और यदि मैं फ्रेंच कंपनी की बात करूं, कंपनी देश इंडिस ओरिएंटलेस, तो इसकी स्थापना हमें प्राप्त होती है 1664 अर्थात 1664 ईस्वी में इस कंपनी की हमें स्थापना मिलती है। कौन सी कंपनी की? फ्रेंच कंपनी की हमें स्थापना प्राप्त होती है। एक बार पुनः रिपीट कर लीजिए, पुर्तगाली कंपनी एस्तादो पुर्तगीज द इंडिया, डच कंपनी जो मिलती है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड VOC वेरिंगे दे ओस्ट इंडिशे कंपनी, जिसकी स्थापना 1602 में होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी या जॉन कंपनी ब्रिटिश कंपनी, इसकी स्थापना 31 दिसंबर 1599 को होती है। और पांचवी जो कंपनी है फ्रेंच कंपनी, कंपनी देश इंडिसे ओरिएंटलेस, इसकी स्थापना 1664 में होती है। आइएगा, इन कंपनियों का मूल नाम हमें क्या मिलता है? मैंने अभी कहा था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका जो ओरिजिनल जो फाउंडेशन के वक्त जो नाम था इसकी स्थापना के वक्त, वो है गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया। देख लीजिएगा, इस बात को पुनः ढंग से देख लीजिएगा। गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया, विच इज मतलब इसकी स्थापना हुई 31 दिसंबर 1599 को, जिसको हमने ईस्ट इंडिया कंपनी कहा है। असल में वो नाम आया था 1833 के चार्टर एक्ट के अनुसार। इस कंपनी की जब स्थापना हुई, जिसको हमने ईस्ट इंडिया कंपनी कहा है 31 दिसंबर 1599 ईस्वी को, तब इसका मूल नाम क्या था? दोबारा देख लीजिए स्क्रीन पर, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया।
अब हमें देखना है कि इस जो चाहे ब्रिटिश कंपनी की बात कर लूँ, इस कंपनी का जो परिवर्तित नाम है वो हमें क्या प्राप्त होता है इन सभी कंपनियों में। तो एक बार थोड़ा सा स्लाइड को अपन ऊपर कर लेते हैं। यस, कंपनी का जो परिवर्तित नाम है वो क्या मिलता है, देखिएगा। असल में इस कंपनी की जो स्थापना हुई इस कंपनी की वो हुई 31 दिसंबर 1599 ईस्वी को, और उस समय इस कंपनी का नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया। आप ध्यानपूर्वक इस बात को बेहद अच्छे से समझ लीजिएगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने देख भी लिया है। गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया, 31 दिसंबर 1599 ईस्वी को जब ब्रिटिश व्यापारी कंपनी की लंदन में स्थापना हुई तब इसका ये नाम था। 1708 ईस्वी में, ये देखिएगा, 1708 ईस्वी में एक कंपनी और मिलाई गई, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना 31 दिसंबर 1599 को हुई। इस कंपनी में 1708 में एक कंपनी मिलाएगी जिसकी स्थापना 1608 में हुई थी। उस कंपनी का नाम था न्यू कंपनी, अर्थात न्यू कंपनी जिसकी स्थापना हो रही है 1688 में, वो 1708 में गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया में मिला दी गई। 1708 में ही एक कंपनी इन दो कंपनियों में और यूनाइटेड की गई, जोड़ी गई, ऐड की गई, मिलाई गई, जिसकी स्थापना 1698 में हुई थी, और इस कंपनी का नाम था इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट। दोबारा देखिएगा, इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट विच इज फाउंडेड इन द 1698 ईस्वी में। तो तीन कंपनी हमारे सामने हो गई। पहली कंपनी हमारे सामने आ रही है कौन सी, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया, जिसकी स्थापना 31 दिसंबर 1599 को हुई। दूसरी कंपनी हमारे सामने आती है न्यू कंपनी, जिसकी स्थापना 1688 में हुई। तीसरी कंपनी हमारे सामने आती है इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट, जिसकी स्थापना 1698 में हुई। इन तीनों कंपनियों को 1708 ईस्वी में मिला दिया गया। याद रखिएगा, इन तीनों कंपनियों को 1708 ईस्वी में मिला दिया गया, और 1708 ईस्वी में मिलाकर इस कंपनी को जो नाम दिया गया 1708 ईस्वी में, वो नाम था, असल में वो नाम हमें प्राप्त होता है, आप अब यहाँ देखिएगा, राइट, वो नाम हमें प्राप्त होता है 1708 में दी यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। 1708 में तीन कंपनियों को मिलाकर गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया, 31 दिसंबर 1599, प्लस इसमें मिलाएगी 1688 की कौन सी कंपनी, न्यू कंपनी। फिर ये कंपनी मिलाएगी इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, उसकी स्थापना 1698 में हुई थी। इन तीन कंपनियों को मिलाकर 1708 में नाम दिया गया दी यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, राइट। फिर इस कंपनी को, जो ये संयुक्त कंपनी आई तीन कंपनियों को मिलाकर 1708 में, दोबारा सुनिएगा, दी यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। फिर इस कंपनी को जाकर फाइनली बोला गया कब, कौन से वर्ष, 1833 के चार्टर एक्ट के अनुसार फिर इसे बोला गया ईस्ट इंडिया कंपनी, जो जॉन कंपनी के नाम से भी प्रसिद्ध रही। ये इसका परिवर्तित नाम हमें प्राप्त होता है 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा, फिर जाके बोला गया ईस्ट इंडिया कंपनी में। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक का मैटर आप लोगों को बेहद अच्छे से समझ में आ गया। अगला पोर्शन देखिएगा, इन कंपनियों का भारत में आगमन कब होता है। मैंने फिर कहा था, जो पहला जो व्यक्ति था पुर्तगाली जो भारत में आया था वो था वास्को डी गामा। 17 मई 1498 को, 17 मई 1498 को आना हुआ, जबकि जो डच कंपनी थी उसका 1583 में हुआ। ब्रिटिश कंपनी जो थी उसके प्रतिनिधि के तौर पर कैप्टन हॉकिंस 1608 में आना हुआ था। 1616 में डचों का आना हुआ, और 1668 में, ये 1616 है याद रखिएगा, और 1668 में फ्रांसीसियों का आना हुआ था। तो एक पूरा क्रम आप लोग देख लीजिए यहाँ पर। पुर्तगाली आए भारत में 17 मई 1498 ईस्वी को, डच आए 1583 में, ब्रिटिशर्स आए 1608 में, और 1616 ईस्वी में आना हुआ डैन कंपनी का, डेनमार्क से, राइट। और सबसे अंत में जो कंपनी आई थी फ्रांसीसी, उनका आना हुआ था 1668 में। अगला एपिसोड में यहीं से स्टार्ट करूंगा। तब तक आप इस अध्याय का पूरा अच्छे से अध्ययन कर लीजिए। मेरा प्रयास रहेगा कि मेरे को जितना जैसे आप लोगों से मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता जा रहा है, मेरे लिए बड़ी प्रेरणा का काम करता है। आप लोगों के कमेंट्स वगैरह देखकर मैं जल्द ही इस अध्याय को पूरा करूंगा, फिर अपन नए एपिसोड पर काम करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।